रूस ने ग्रैड MLRS से हमला किया है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन के 30 जवानों की मौत हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने जहां पर ग्रैड MLRS का इस्तेमाल किया है, इस हमले में यूक्रेन के 30 जवानों की मौत हो गई। और अब बात करते हैं पुतिन के एटमी प्लान की। अगली बड़ी खबर, G7 बैठक के बीच पुतिन का नया एटमी प्लान सामने आया। रूस ने न्यूक्लियर वेपन ड्रिल का विस्तार कर दिया है। उत्तरी लेनिनग्राद में एटमी हथियारों से किया जा रहा है युद्धाभ्यास। एटमी ड्रिल में डमी हमलों की प्रैक्टिस की गई है। सैनिकों को दी गई परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग। नाटो देशों से जुड़ी है रूस के लेनिनग्राद की सीमा। रूस की परमाणु ललकार, क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। बता दें आपको, दरअसल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल का विस्तार किया गया है और इसी के तहत जानकारी मिल रही है कि उत्तरी लेनिनग्राद में न्यूक्लियर ड्रिल की गई है। जानकारी यह भी आ रही है कि नाटो देशों की सीमा से सटा हुआ है लेनिनग्राद, जहां पर यह ड्रिल हो रही है। ड्रिल में डमी हमलों की प्रैक्टिस भी की गई है और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही इसके अंदर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल, इसकी खबर भी सामने आ रही है। बिल्कुल, और ये वक्त क्यों अहम है, ये टाइमिंग, इस पर भी गौर कीजिए। इटली में G7 देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा है। G7 में यूक्रेन अमेरिका में बड़ी डील की खबर सामने आई है। एक्सपर्ट से जरा समझते हैं कि पुतिन का ये न्यूक्लियर प्लान आखिर है क्या, और इसके लिए मुझे लगता है फिर से मुझे सिवाज साहब का रुख करना होगा। नाटो देशों से सीधे घमासान के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सिवाज साहब, सबसे पहले पुतिन के न्यूक्लियर प्लान पर एक कमेंट आपका और उसके बाद फिर प्रोफेसर सतीश का मैं रुख करूंगा। अब देखो, इसमें कोई शक नहीं समीर, जो जिस प्रकार से न्यूक्लियर हथियारों की एक प्रकार से एक्सरसाइज कर रहा है रूस, वो बेलारूस में भी किया, अब ये लेनिनग्राड में भी किया। कहीं ना कहीं ये जो नाटो कंट्री जिनका बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है, उनको वार्निंग दे रहा है रूस। और मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिस है और कहीं ना कहीं ये नाटो को भी देख के चलना पड़ेगा कि अगर उसके बूट्स ऑन ग्राउंड हुए या कोई हद पार की जहाँ पर एक्सीजेंस प्रॉब्लम है रूस की, तो रूस न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। ये हमें अभी सोच के चलना चाहिए। इस्कंदर मिसाइल, किंजाल मिसाइल, उनका भी प्रयोग और उनको भी वो एक प्रकार ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो लड़ाई है ये एक नया मोड़ लेगी। G7 की मीटिंग के बाद ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि एक पैकेट साइन हो गया है अभी अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। तो लड़ाई में सामान आता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि अभी कोई एक सीज फायर हो जाए। 18 से 20% जो यूक्रेन का इलाका है वो रूस छोड़ेगा नहीं, क्रीमिया वापस नहीं देगा। तो अब होगा क्या, होगा ये कि यूक्रेन को सामान मिलता जाएगा अमेरिका से, नाटो कंट्री से, वो लड़ता रहेगा और बर्बादी की तरफ जाएगा, इसका तो है। मगर रूस को भी इम्पैक्ट होगा। रूस की इकॉनमी जो अभी तक तो इतना बुरा नहीं करी, काफी अच्छा किया लड़ाई के बाद भी, मगर मुझे लगता है आने वाले समय में रूस की इकोनॉमी पे भी डेंट पड़ेगा। तो लड़ाई अगर लंबी चलती है वो रूस के फायदे में हम देख रहे हैं इस युद्ध के दौरान कि यहाँ समस्या के समाधान की बात होती हुई नजर नहीं आ रही है। न डायलॉग के रुख पर बात करें या डिप्लोमेसी के आधार पर बात करें, कहीं पर भी इस समस्या का समाधान ढूंढता हुआ कोई देश नजर नहीं आ रहा है। डायरेक्टली दो देशों की लड़ाई है, इनडायरेक्टली कई देश इन्वॉल्व है, लेकिन बात क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल, देखिए G7 की मीटिंग के साथ नाटो की भी मीटिंग चल रही है दरअसल में, और तमाम समीकरण, अगर ये पहली बार ऐसा है कि इतने लंबे समय तक युद्ध दोनों देशों के बीच में खिंच कर चला आया। इसी स्टूडियो में आज से 2 साल पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो हमने अपना विचार रखा था कि ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं है, बल्कि ये युद्ध रूस और अमेरिका के बीच में है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी रणनीति का अगर शीत युद्ध से लेकर अभी तक अगर बयान देखें और उस समीकरण को देखें, तो वो सैटेलाइट स्टेट को यूज़ करता है अपने विपक्षी के साथ लड़ने की। इसमें भी उसने यूक्रेन को यूज़ किया, क्योंकि इस पूरे युद्ध में अगर फ़ायदा
किसी भी देश को नजर आ रहा है तो वो अमेरिका था। अमेरिका और यूरोप के बीच में संबंध पिछले कुछ दशकों से बहुत कमजोर पड़ गए थे और इस बात की आशंका उभरने लगी थी कि अमेरिका अब डूबता हुआ नाव है, चीन उभरता हुआ नाव है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए उसे एक नया आयाम मिल गया और जो यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में उस सामने आया। 2007 से लेकर 2024 तक के अगर समीकरण को हम देखने और समझने की कोशिश करें तो कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानने वाले ये कह रहे थे, रूस की नीति भी थी, पुतिन की सोच भी थी कि भाई आप नाटो का एक्सपेंशन उस तरफ ना करें, अगर करेंगे तो उसका प्रतिकार होगा, और वही हुआ। तो आने वाले समय में जिस तरीके से G7 के देश या नाटो अपने चीजों का विस्तार कर रहे हैं, शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, और ये कहीं से भी अच्छी खबर आज भी तक कमजोर नहीं है। तस्वीरें आ रही हैं सर, वो इसका सबूत भी दे रही है। कुछ और डिटेल्स के लिए मैं समीर का रुख करना चाहूँ। जी हां, अब आपको बताते हैं रूस के इस न्यूक्लियर विस्तार का ताप कौन कौन से देश महसूस कर रहे होंगे। रूस का न्यूक्लियर ताप, इसकी आंच कहां कहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, ये देखिए दुनिया के नक्शे पर। इस खबर की इंपॉर्टेंस को समझिए। नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तक ये न्यूक्लियर ताप सीधे तौर पर महसूस की जा सकती है। तो तमाम नाटो देश किस तरह से इसकी जद में आते हुए नजर आ रहे हैं। रूस बार बार ये चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है, वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है, न्यूक्लियर हमलों की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। और मनीष, अपने आप में ये जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी है, ये पूरी दुनिया के लिए कितनी चिंताजनक है आपके हिसाब से? देखिए, सीधी सी बात है कि रूस के पास जब 6000 से अधिक न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद रूस हारेगा तो नहीं, ये बात तो तय है। और इसीलिए पुतिन बार बार ये बताना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो धमकी कम, वो वास्तविकता में बताना चाहते हैं कि देखिए हमारी ये स्ट्रेंथ है। अगर आप पश्चिमी देशों में ये सोच रहे हैं कि हम रूस को खत्म कर देंगे, रूस को हरा देंगे, ये कैसे मुमकिन होगा जब मेरे पास ये ताकत है। और इसीलिए कभी वो रूस बेलारूस के साथ, तो कभी वो कैलिनिनग्राद में या फिर क्यूबा में अपने न्यूक्लियर सबमरीन को भेजकर वो यही बताने की कोशिश करने कि कम से कम हकीकत को समझिए, ये वो देश नहीं है, ये जर्मनी का हिटलर नहीं है, हिटलर का जर्मनी नहीं है, बल्कि आज की तारीख में रूस को खत्म कर देना, रूस को तोड़ देना ये मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है पुतिन धमकी नहीं बल्कि पुतिन वास्तविकता बता रहे हैं, लेकिन बाइडेन या उनके जो तमाम गैंग के लोग हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है। जी,